नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इन न्यूज़ कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए एक और कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है इन डेप्थ, जिसे आप दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे देख सकेंगे रोज। उसमें हम खबरों का एनालिसिस आपके लिए करेंगे, उनकी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि खबर के मायने क्या है और परीक्षा की दृष्टि से वो किस प्रकार महत्वपूर्ण हमारे और आपके लिए हो सकती है। अब आज के इन न्यूज की बात करते हैं। इन न्यूज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे शायद हमने एक राष्ट्र के तौर पर वो सम्मान नहीं दिया आजादी के बाद जो शायद वो डिजर्व करते थे। लेकिन अब एक परंपरा चली है, जैसा कल हमने इन न्यूज में बात की, कॉलोनियल लेगेसीज को पीछे छोड़कर एक राष्ट्रवादी परंपरा की शुरुआत सरकार ने की है कि हम भारत को आने वाले 25 सालों में जब हम शतक पूरा करेंगे आजादी का, तो कैसा देखना चाहते हैं, उसके प्रतीक क्या होंगे और कौन से वो लोग होंगे जिनकी नींव पर ये राष्ट्र खड़ा होगा। तो ऐसे ही एक शख्स, ऐसे ही एक क्रांतिकारी नेता, नेताजी जिनको कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको सम्मान दिया भारत सरकार ने। और जो कॉलोनियल लेगेसी थी भारत की, जिस कैनोपी में जॉर्ज द फिफ्थ की तस्वीर, प्रतिमा माफ कीजिएगा, एक वक्त जहां लगी हुई थी, वहां नेताजी की एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा को स्थापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। तो इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसके निहितार्थ क्या हैं, क्या इससे होगा और नेताजी को इससे कैसे सम्मान मिलेगा और भारत इससे कैसे फायदा उठाएगा। चर्चा करते हैं सबसे पहले बिंदुओं पर जिनको लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे इन न्यूज में। सबसे पहले समाचार, और उसके बाद जो कैनोपी है जिसमें प्रतिमा स्थापित की गई है उसका इतिहास क्या है, वो कब बनाई गई, किसने बनाई, क्यों बनाई गई थी, आदि आदि जो चीजें हैं वो देखेंगे। फिर उसका परिचय देखेंगे कि हाल फिल वक्त उसकी स्थिति कैसी है। नेताजी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन को जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, कब कब क्या क्या रहे और किस प्रकार उन्होंने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो काम किया, आईएनए की स्थापना जो करी गई वो कैसे की, और बाकी जो सारी चीजें जो देश के लिए उस वक्त बहुत जरूरी थी। नेताजी की दुर्घटना, जैसा आप जानते हैं कि दुर्घटना, विमान दुर्घटना हुई और उसमें वो उनका देहांत हुआ। तो उस दुर्घटना के बारे में और उसके बाद जो जांचें की गई उसमें क्या निकल कर आए उसके बारे में जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। ये खबर, ये चर्चा आपको आपके प्रश्न पत्र 1 इतिहास, कला एवं संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण और अहम साबित होने वाली है। बात करते हैं समाचार की। तो समाचार, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 8 सितंबर यानी कल के दिन एक कार्यक्रम में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसे स्थापित किया गया उस कैनोपी में जो इंडिया गेट के पास है। और ये 28 फीट की प्रतिमा अब जो कैनोपी खाली रही थी उसकी शोभा बढ़ाएगी। इसका परिचय देखते हैं। 8 सितंबर को इंडिया गेट के पास इसे स्थापित किया गया। ये काले रंग की एक प्रतिमा है, आप इधर देख सकते हैं। इसमें ये जो प्रतिमा है ये कैनोपी है और इसके अंदर ये नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। काले रंग की, जेट ब्लैक की, ग्रेनाइट की ये प्रतिमा है। इंडिया गेट से 150 मीटर पूर्व में जो हेक्सागन आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से जो इंडिया गेट है, बीच में इंडिया गेट है और ये जिसे राजपथ हम कहते हैं ये है। तो इंडिया गेट से इधर करीब 150 मीटर दूर यहां पर वो प्रतिमा स्थापित की गई है जिसके पूर्व में ग्रैंड कैनोपी है और वहीं उसी के अंदर ये प्रतिमा लगाई गई है। 28 फीट लंबी है। 28 फीट हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 600 फीट लंबा करीब है, तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी प्रतिमा है। लेकिन इसके छोटे होने का कारण कोई दुर्भावना या ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके छोटे होने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि आप जो ये कैनोपी देखते हैं, इस कैनोपी के अंदर इससे बड़ी प्रतिमा आएगी ही नहीं। अगर वो आएगी तो वो विजिबल नहीं होगी। तो इस कारण से इसके आकार को सीमित रखा गया है, केवल 28 फीट रखा गया है। 280 टन का अखंड ब्लॉक था ये ग्रेनाइट का जब इसे लेके आया गया। अभी इसका वजन करीब 65 टन यानी कि 65,000 किलोग्राम इसका वजन अभी भी है, इस प्रतिमा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और 26,000 मानव घंटों के गहन परिश्रम के बाद इसे बनाया गया। और सबसे अच्छी बात यह कि इसे हस्तशिल्प के जरिए बनाया गया है। एक एक कारीगर ने जिसने इस पे काम किया है उसने अपने हाथों से इसे बनाया है, किसी मशीनी प्रक्रिया से हमने इसे निर्मित नहीं किया है।
एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने इस साल के शुरू में ही कर दिया था और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जो एम्प्टी कैनोपी है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए नेताजी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की ये बात है। पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को हमने इस साल से शुरू किया है कि उसको मनाया जाएगा नेताजी के सम्मान में, उनकी 125वीं जयंती हमने इस बार सेलिब्रेट की थी और 21 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी। जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसके मूर्तिकार मैसूर स्थित अरुण योगीराज हैं। वो और उनकी टीम, जो एक बहुत बड़ी टीम होगी उनकी, उन्होंने इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बनाया है। ये वही हैं जिन्होंने आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा बनाई थी जो केदारनाथ में स्थापित की गई है। इसे लेके आने के लिए आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा ब्लॉक होगा। ये जो प्रतिमा है ये कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाइए कि करीब 100 फुट के एक ट्रक का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया था कि इसे कैरी किया जा सके। तेलंगाना में एक जगह है खम्मन, वहां से इसे खुदाई करके लेके आया गया, इसे मोनोलिथ के रूप में लेके आया गया था। यानी ये एक ही टुकड़ा था पत्थर का पहले, और एक ही टुकड़े को जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ एक टुकड़े से ये प्रतिमा बनाई गई है। और तेलंगाना से इसे लाने के लिए करीब 140 पहियों वाले एक ट्रक जो कि 100 फीट का था, उसे स्पेशली डिजाइन किया गया ये प्रतिमा लेके आने के लिए। ये जो छतरी है, जो ग्रैंड कैनोपी मैंने आपको शुरू में दिखाई, आप यहां देख सकते हैं, ये जो कैनोपी है ये कुछ 73 फीट ऊंचाई की है और इसी कारण इसकी प्रतिमा का आकार भी उसी प्रकार से रखा गया है। इसे महाबलीपुरम की एक, ये जो पुरानी हमारी 6वीं शताब्दी का एक मंडप है, वहां से इसे लिया गया था। एडविन लुटियन ने, जो इसके डिजाइनर थे, जो इस कैनोपी के, जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, उस कैनोपी का डिजाइन महाबलीपुरम की 6वीं शताब्दी के एक मंडप से लिया गया है और इसे स्थापित किया गया था जॉर्ज द फिफ्थ के सम्मान के लिए, और उनकी प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई थी। चार्ल्स सार्जेंट जैगर, ये वो व्यक्ति थे जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये मूर्ति बनाएं जॉर्ज पंचम की और इसे स्थापित करें इस कैनोपी के अंदर। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर ऐतराज जताया कि आप जॉर्ज द फिफ्थ की कैनोपी के अंदर प्रतिमा कैसे रख सकते हैं, वो भी दिल्ली के बीचों बीच। तो जब ऐसा हुआ तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया और 1968 में इसे कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया। जो बुराड़ी के पास जो कोरोनेशन पार्क है वहां पर इसे लगाया गया, यमुना के पास है ये कोरोनेशन पार्क इसलिए चुना गया क्योंकि 1877 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, महारानी विक्टोरिया को जब साम्राज्ञी घोषित किया गया था भारत की, इंग्लैंड की और आयरलैंड की, इंग्लैंड और आयरलैंड की वो पहले से थी, भारत की साम्राज्ञी उन्हें 1877 में घोषित किया गया, तो इसलिए कोरोनेशन पार्क को चुना गया उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए। ये आप एक इमेज देख सकते हैं कोरोनेशन पार्क की। यहां पर ये प्रतिमा पहले इंडिया गेट पर लगी हुई थी जिसे कोरोनेशन पार्क में बाद में स्थापित कर दिया गया था। तो ये कोरोनेशन पार्क वही कोरोनेशन पार्क है जहां पर दरअसल कोरोनेशन हुआ था साम्राज्ञी का, इसलिए यहां पर स्थापित किया गया था। नेताजी के बारे में बात करते हैं। बहरहाल तो 23 जनवरी को इस साल उनकी 125वीं जयंती थी जिस पर यह फैसला लिया गया कि ये जो खाली कैनोपी है, एम्प्टी कैनोपी है, यहां पर नेताजी को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पुरस्कार सरकार ने फैसला किया है कि वो नेताजी के सम्मान में शुरू करेंगे और हर साल ये दिए जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल और लाल किले में समर्पित संग्रहालय नेताजी के लिए होंगे। उनसे जो भी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जो भी वस्तुएं भारत सरकार के पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने पिछले सालों फैसला किया कि वो नेताजी से जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं, सारी फाइलें नहीं, वे फाइलें जिससे भारत सरकार के संबंध दूसरे राष्ट्रों से खराब नहीं होंगे और जो सार्वजनिक तौर पर लोगों को जानने के लिए आवश्यक हैं, वे फाइलें भारत सरकार ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकालकर डीक्लासिफाई उनको किया। डीक्लासिफाई करने का मतलब वो सार्वजनिक हो गई और लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम भी भारत सरकार नेताजी के लिए पहले कर चुकी है और भारत सरकार ने फील किया कि नेताजी एकमात्र, शायद एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जिनका भारतीय आजादी और स्वाधीनता संग्राम में इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन कोई स्मारक, कोई मूर्ति, कुछ उनके नाम से अभी तक इस प्रकार का नहीं था जो बिल्कुल हार्ट ऑफ दिल्ली में हो। तो सरकार ने इसलिए भी यह फैसला लिया है। नेताजी के बारे में बात करते हैं, नेताजी के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर भी और उनके जो कार्य हैं, उनका जो जीवन है उसको भी। ये पैदा हुए 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में और
इनके माताजी प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस जी इनके पिताजी थे। इन्होंने पढ़ाई करी रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता चले गए। कोलकाता में इनके बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। कोलकाता में एक बार ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने एक प्रोफेसर की पिटाई कर दी थी और ये उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों से सम्मिलित होने के कारण इनको कॉलेज से बर्खास्त भी कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। तो जिन प्रोफेसर की इन्होंने पिटाई की थी, दरअसल उन्होंने इनकी शिकायत करने से मना कर दिया, इसलिए वो कहीं रिकॉर्ड में आपको नहीं दिखेगी, अन्यथा जो कोलोकियली हम बात करते हैं वहां इसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। उसके बाद ये कैम्ब्रिज चले गए और 1919 में वहाँ ये इंजीनियरिंग पढ़ जब रहे थे कैम्ब्रिज में, तो 1919 में इनको ख्याल आया कि भारतीयों की अगर सेवा करनी है और भारतीयों के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो उस जगह जाकर ही कर सकते हैं जहाँ से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये 1919 में फैसला करते हैं कि भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनेंगे। ये बनते हैं 1919 में, लेकिन जल्दी ही त्यागपत्र देते हैं क्योंकि इनका कहना है कि मैं ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता जो भारतीयों का खून चूसती है, भारतीयों को गुलाम बनाने का प्रयास करती है, अंग्रेजों से आजादी कोई अपना लक्ष्य बना लेते हैं। विवेकानंद जी और सी आर दास से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। विवेकानंद जी इनके आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु सी आर दास को ये मानते हैं। सी आर दास की जो स्वराज पार्टी थी उसमें आगे चल के ये एक मेंबर भी बनते हैं और जो उनका एक पत्र है, समाचार पत्र है फॉरवर्ड, उसके ये संपादक बन जाते हैं सन 1921 में और 23 में ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में जो कांग्रेस की शाखा थी उसके ये सचिव हो जाते हैं। फिर 1925 आता है और क्रांतिकारी आंदोलन जो इनकी गतिविधियां चलती रहती थी उसके कारण इन्हें सजा हो जाती है। मांडले जेल में इन्हें भेजा जाता है जहां इनको तपेदिक हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर इनको आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। 1930 के दशक में ये यूरोप चले जाते हैं और द इंडियन स्ट्रगल जिसका पहला भाग है उसकी ये रचना करते हैं, उसको लिखते हैं, जिसमें 1920 से लेके 1934 तक जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसका एक इतिहास इन्होंने बताया है अपने शब्दों में। तो उसका सिर्फ पहला भाग ये इन सालों में लिखते हैं जो 1930 के दशक के मध्य वर्ष हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि 1934 से 37 इस दौरान ये लेखन कार्य में ज्यादा व्यस्त रहे और इन्होंने किताब का पहला हिस्सा भी पूरा किया। फिर दोबारा ये हरिपुरा में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और यहां से इनका कन्फ्लिक्ट जो है कांग्रेस के साथ और महात्मा गांधी के साथ शुरू हो जाता है। यहां से कम होता है, लेकिन जो अगला है त्रिपुरी जो कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, वहां पे 1939 में ये महात्मा गांधी जी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो यहां से दोनों की राइवलरी, या हालांकि दोनों एक दूसरे की इज्जत बहुत करते थे, लेकिन राजनीतिक जो मतभेद थे वो सामने आ जाते हैं क्योंकि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंट तरीकों में विश्वास करते थे और बोस हमेशा से क्रांतिकारी तरीकों के पक्षधर रहे हैं। वो चाहते थे कि कभी आप विनय से आजादी हासिल नहीं कर सकते, आपको लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजादी खून से आएगी, विनय से नहीं आएगी और असहयोग से नहीं आएगी, ये बोस का मानना था। जब इनके विचार नहीं मिलते हैं, जब ये एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं, तो ये अपने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं जो कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से गुट था जिसमें वाम विचारधारा, जिसे लेफ्ट कहा जाता है, जो एग्रेसिव तरीकों में बिलीव करते थे, वैसे लोगों के साथ एक गुट बनता है जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। इसका एक ही उद्देश्य था कि बंगाल में और बंगाल के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में, इवन कांग्रेस में भी, ऐसे लोगों को मजबूत करना और उनका साथ देना जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या उस प्रकार के तरीकों में विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनकी वायुयान दुर्घटना में मौत हो जाती है जब ये भारत की आज़ादी के लिए और जो आईएनए थी उसकी प्रोग्रेस के लिए, जब आईएनए हार जाती है तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जो अब ताइवान जिसे कहा जाता है वहां पर। पहले ये जापान द्वारा शासित एक छोटा सा क्षेत्र था जिसे फॉर्मोसा कहा जाता था। आगे चलते हैं। इन्होंने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना करी। अब हम उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो आईएनए और जो विश्व राजनीति के केंद्र में इनको ले आते हैं और ये बर्लिन जाते हैं, वहां पर अपनी तरह के क्रांतिकारी लोगों से मुलाकात करते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं, जर्मनी में जाते हैं। उसके बाद जो मुसोलिनी हैं उनकी भी ये सहायता लेते हैं।
तो हम इनके उस फेज की बात करेंगे जब ये आईएनए का गठन कर रहे हैं और वैश्विक राजनीति को समझ करके भारत के लिए उसे कैसे फायदेमंद बना सकते हैं, उसकी जब ये बात कर रहे होते हैं, उस फेज की अब हम बात करने वाले हैं। इनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इन्होंने जो एक्सिस पावर थी, जिन्हें जापान, इटली और जर्मनी, जो एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी, जापान और इटली, तो इनका मानना था कि ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं और हम भी अंग्रेजों के दुश्मन हैं, तो हम एक्सिस पावर से मिलके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, भारतीय सेना बना सकते हैं, जिसे बाद में उन्होंने आईएनए नाम दिया। तो उसकी मदद से हम भारत को लड़ाई लड़ के आजाद करवा सकते हैं। ये सुभाष बोस की उस समय थॉट प्रोसेस थी। तो इन्होंने जो भारतीय युद्धबंदी थे, जो अफ्रीका में लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, उनको इकट्ठा किया। वो युद्धबंदी जर्मनी में बन चुके थे, तो उनको जर्मनी से छुड़ाया, कुछ को जापान से छुड़ाया जब वो अपने नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर लड़ाई कर रहे थे, और उन सबको इकट्ठा किया। ये सब जब इकट्ठा हुए तो इनकी संख्या करीब 50,000 हो गई और इन लोगों के साथ लड़ाई शुरू होती है आईएनए की। 1943 में ये सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर पहुंचने की इनकी जो यात्रा थी वो बहुत पीड़ादायक थी। बहुत तरीकों से, बहुत यत्न से ये सिंगापुर किसी प्रकार से पहुंचते हैं। बहुत लोगों ने इनकी मदद की इस यात्रा में। 21 अक्टूबर 1943 को ये जापान से सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर पहुंचने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा करते हैं। वहां से ये फिर संबोधित करते हैं सारे राष्ट्र को। महात्मा गांधी जी को ये राष्ट्रपिता संबोधित करते हैं, ये कहने के लिए कि हम उन्हें नेता स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद ऐसे हैं कि हम उनके तरीके से काम नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते। सबके अपने तरीके हैं, हम भी उसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए वो लगे हुए हैं, तो जो सफल हो जाए अपने अपने तरीकों से वो ठीक है। फिर सेना जो स्थापित करते हैं उसमें मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजीवारा ये उसको लीड करते हैं, उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और अब इनकी संख्या करीब 50,000 हो चुकी है, जो अलग अलग युद्धबंदियों को इन्होंने इकट्ठा करके, और जो भारत के अन्य इलाकों से जो स्वयंसेवक जिन्हें आप कह सकते हैं, जो इनकी आर्मी में शामिल होना चाहते थे या हो चुके थे, उनको कुल मिलाकर 50,000 उनकी संख्या हो चुकी थी। इम्फाल और बर्मा में इनकी लड़ाई होती है 1944 में, लेकिन ये हार जाते हैं बदकिस्मती से। रंगून में ये हार जाते हैं और उसके बाद वो शुरू होता है वो सारा दौर जब 3 लोगों को पकड़ करके उनका ट्रायल चलाया जाता है। सारा देश उनके पीछे खड़ा होना शुरू हो जाता है। जब इनके ट्रायल की खबरें लगातार पब्लिश होती रही तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया, और इसी वजह से 1945-46 में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी असंतोष फैल जाता है, जो एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजों के भारत छोड़ने का, क्योंकि वो समझ चुके थे कि लोगों की भावनाएं और जो उनका मनस है वो अब उनके साथ नहीं है और वो और ज्यादा उनको रूल नहीं कर सकते। इतनी राजनीतिक चेतना भारत के लोगों में आ चुकी है कि अब वो आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो नेताजी का भले ही डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन उसमें न रहा हो, उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इतना लोगों पर रहा, भले उन्होंने सीधा बात ना करी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि लोग अपने आप असंतुष्ट होकर उस भावना से ओतप्रोत हो गए जो नेताजी भारतीयों में जगाना चाहते थे, और सफल भी हुए। जब बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह हुआ 1946 में, तो इस बात की प्रतीति हुई कि ये नेताजी के किए गए आईएनए के जो विद्रोह थे उनके कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी दुर्घटना के बाद ऐसा कहा जाता है, और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और अकादमिक रिसर्च के आधार पर भी बात करने वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार ये भरोसा करते हैं कि नेताजी दरअसल प्लेन क्रैश में नहीं गुजरे थे और नेताजी प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा थे। एक पत्रकार का नाम मैं आपको बताता हूं, अनुज धर है। उन्होंने किताब लिखी कॉनॉन्ड्रम, उसमें आप पढ़िए और उसमें आपको तथ्यों के साथ वो बताएंगे कि कैसे नेताजी आजादी के बाद और उनके क्रैश होने, प्लेन क्रैश होने की जो खबरें थी उसके बाद भी जिंदा थे। भारत सरकार ने अलग अलग लोगों की डिमांड्स पर कि आप एक बार जांच करा के देखिए कि नेताजी को क्या हुआ, नेताजी कैसे मरे, कहाँ गए, उनकी अस्थियां कहाँ हैं, और बाकी जो सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं, उसके लिए सरकार ने मुखर्जी कमीशन गठित किया। मुखर्जी कमीशन की फाइंडिंग्स आई, वन मैन कमीशन इसको बोला जाता है। जीडी खोसला जो हाईकोर्ट, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस खोसला की निगरानी में सिर्फ वन मैन कमीशन ये था, और वो अकेले व्यक्ति उसमें थे जो उस कमीशन का हिस्सा थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी नई फाइंडिंग्स हैं जो बताती हैं
कि सत्य सिर्फ उतना ही नहीं जितना बताया गया और हमने सुना, उसके आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी शाखाएं हैं जो नेताजी के इतिहास को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं, जिज्ञासा से भर देती हैं कि क्या हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ जो इतना क्रांतिकारी रहा कि उसने एक पूरे देश को खड़ा कर दिया। भले ही बहुत सारे ऐसे लोग जिनका योगदान भारत की आजादी के संग्राम में रहा, लेकिन नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने केवल अपने क्रांतिकारी कार्यों के बल पर ऐसा किया और बहुत हद तक वो सफल भी हुए। इन सब के बाद परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करें तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसको आप लिख के देखने का प्रयास कीजिए 250 शब्दों में और देखिए कि कहां तक आप दोनों की राजनीतिक विचारधारा से सहमत या असहमत है। प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में समानताओं और असमानताओं का विवरण दीजिए। आप बात करिए गांधी जी की, आप बात करिए बोस की, कि दोनों के विचारों में, दोनों की विचारधारा में भारत को आजाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय संग्राम था उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करने में दोनों की क्या भूमिका रही, उनके विचारों की क्या भूमिका रही, उनके जो राजनीतिक मतभेद थे उनका जिक्र करें और आप अपने तरीके से इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो लिख के आप प्रयास कर सकते हैं। आज के इन न्यूज कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले इन न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।